नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसने पूरे भारतीय उपमहाद्वीप का इतिहास हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। 1857 का विद्रोह, जिसे हम प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहते हैं। देखिए, ये कोई आम सा सैन्य विद्रोह नहीं था, बल्कि एक ऐसा जबरदस्त जन आंदोलन था जिसने उस वक्त के सर्वशक्तिमान ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ें तक हिला दी थी। तो आइए आज इतिहास के पन्नों को थोड़ा और करीब से खंगालते हैं और इस महासंग्राम की गहराई में उतरते हैं। तो आज के सफर को हम मुख्य रूप से 4 हिस्सों में बांटकर देखेंगे। पहले विद्रोह की चिंगारी, फिर बारूद का ढेर यानी वो असली कारण जिनसे गुस्सा भड़का, उसके बाद हमारे क्रांति के नायक और आखिर में इसका अंजाम और विरासत। चलिए बिना देरी किए पहले अध्याय की ओर बढ़ते हैं। पहला भाग है विद्रोह की चिंगारी। साल था 1857 और हालात जमीनी स्तर से ही बिल्कुल बेकाबू होने वाले थे। आप जरा सोचिए, क्या महज एक राइफल की गोली या एक छोटा सा कारतूस इतने बड़े ब्रिटिश साम्राज्य में आग लगा सकता है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, लेकिन इतिहास गवाह है कि कई बार सबसे बड़े धमाकों के पीछे बस एक छोटी सी चिंगारी होती है। आइए देखते हैं ये कैसे हुआ। दिसंबर 1856 के इन ऐतिहासिक दस्तावेजों को अगर हम देखें तो साफ पता चलता है कि अंग्रेजों ने पुरानी ब्राउन बेस बंदूकों को हटाकर उनकी जगह नई एनफील्ड राइफल ला दी थी। अब दिक्कत क्या थी? दिक्कत यह थी कि सेना में यह बात जंगल की आग की तरह फैल गई कि इन नए कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी लगी हुई है, और सबसे बड़ी बात, इन्हें इस्तेमाल करने से पहले सैनिकों को इन्हें दांतों से काटना पड़ता था। जाहिर है, इससे हिंदू और मुस्लिम दोनों ही सैनिकों की धार्मिक भावनाएं बुरी तरह आहत हुईं। बैरकपुर छावनी में युवा सिपाही मंगल पांडे ने जो इसका कड़ा विरोध किया, असल में वही इस पूरी क्रांति का पहला बिगुल था। इसके बाद तो जैसे सब कुछ फास्ट फॉरवर्ड में होने लगा। 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने बगावत कर दी और घबराकर अंग्रेजों ने 8 अप्रैल को उन्हें फांसी दे दी। लेकिन ये बलिदान व्यर्थ नहीं गया। ठीक 1 महीने बाद 10 मई को मेरठ में सिपाहियों ने खुला विद्रोह कर दिया। वो रुके नहीं, सीधे दिल्ली की तरफ निकल पड़े। और जरा स्पीड देखिए, 12 मई आते आते उन्होंने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। ये एक अविश्वसनीय और अपने आप में अभूतपूर्व सैन्य गतिशीलता थी। अब आते हैं दूसरे भाग पर, बारूद का ढेर। क्योंकि देखिए, कारतूस तो सिर्फ एक बहाना था, असली बारूद तो सालों से इकट्ठा हो रहा था। आइए उन गहरे कारणों की पड़ताल करते हैं। अगर हम इन पुराने पर्चों पर नजर डालें तो समझ आता है कि ब्रिटिश कंपनी पिछले 100 सालों से सिर्फ अपना दायरा बढ़ा रही थी। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को ही ले लीजिए। इसके तहत भारतीय राजाओं को अपने ही राज्य में अपने ही खर्च पर ब्रिटिश सेना रखनी पड़ती थी। उनकी आज़ादी नाम मात्र की रह गई थी और कंपनी का दखल लगातार बढ़ता जा रहा था। ये सीधे सीधे उन शासकों के स्वाभिमान पर चोट थी। और बात सिर्फ राजा महाराजाओं की राजनीतिक आज़ादी छीनने की नहीं थी, आम जनता का आर्थिक शोषण तो चरम पर था। भारी टैक्स और अंग्रेजों की बेतुकी नीतियों ने जैसे पूरा खजाना ही चूस लिया था। जो भारत कभी अपने पारंपरिक हस्तशिल्प और कुटीर उद्योगों के लिए मशहूर था, उसे अंग्रेजों ने कच्चा माल देने वाली एक मशीन बनाकर रख दिया। सारे पारंपरिक उद्योग बर्बाद हो गए और हर तरफ भयंकर बेरोजगारी फैल गई। खैर, बात अगर सिर्फ पैसे या सत्ता की होती तो शायद लोग कुछ दिन और सह लेते हैं, लेकिन इन दस्तावेजों से पता चलता है कि समाज के भीतर एक गहरी धार्मिक और सामाजिक बेचैनी बैठ गई थी। भारतीयों को हमेशा नीची नजरों से देखा जाता था। ऊपर से 1850 का जो कानून आया और ईसाई मिशनरियों को जो खुली छूट मिली, उससे आम भारतीयों को लगने लगा कि अंग्रेज जबरदस्ती उनका धर्म बदलवाना चाहते हैं और उनकी सदियों पुरानी परंपराएं अब खत्म होने की कगार पर हैं। तो इस पूरी स्थिति से हम क्या समझ सकते हैं? यही कि इस गहरे डर, आर्थिक तबाही और कठोर नस्लवाद ने एक ऐसा काम कर दिया जो पहले शायद ही कभी हुआ था। इन सब ने मिलकर सैनिकों, किसानों, जमींदारों और राजाओं को एक साथ ला खड़ा किया। सबको एक बात बिल्कुल साफ समझ आ गई थी कि उनका असली दुश्मन एक ही है, ये ब्रिटिश उपनिवेशवाद। चलिए अब तीसरे भाग की तरफ बढ़ते हैं, क्रांति के नायक। जाहिर सी बात है, जब गुस्सा इतना ज्यादा हो तो उसे दिशा देने के लिए कुछ असाधारण चेहरों का सामने आना तो बनता है। और कमाल की बात देखिए, भारत के अलग अलग कोनों से कई जबरदस्त लीडर्स सामने आए। एक तरफ बिहार के जगदीशपुर से वीर कुंवर सिंह थे, जो 80 साल की उम्र में, जी हां 80 साल की उम्र में अंग्रेजों से गुरिल्ला युद्ध लड़ रहे थे। उनकी उम्र उनके हौसले के आगे बहुत छोटी पड़ गई थी। वहीं दूसरी तरफ अवध की बेगम हजरत महल। अंग्रेजों ने जब उनका राज्य छीना तो उन्होंने हार मानने के बजाय एक भीषण प्रतिरोध का नेतृत्व किया। असल में ये विविधता ही इस संग्राम की सबसे बड़ी ताकत थी।
अगर वीर कुंवर सिंह की सामरिक प्रतिभा की बात करें तो इस डॉक्यूमेंट में आरा शहर की उस ऐतिहासिक घेराबंदी का जिक्र है। उन्होंने अपनी छोटी सी सेना और कमाल के गुरिल्ला रणनीति से ब्रिटिश छावनी को कई दिनों तक घेर कर रखा। लोकल लोगों को साथ लेकर उन्होंने जिस तरह का मास्टरमाइंड गेम खेला, उसने ब्रिटिश सेना के आत्मविश्वास को लंबे समय तक हिलाकर रख दिया था। और इनके अलावा भी कई बड़े नायक थे। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई की अदम्य वीरता से तो हम सब वाकिफ है ही। कानपुर में नाना साहिब ने मोर्चा संभाला, जबकि तात्या टोपे ने अपनी तेज तर्रार राजनीति से अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए। लेकिन इन सब अलग अलग विद्रोहों को एक धागे में पिरोने के लिए एक प्रतीकात्मक चेहरे की जरूरत थी, और वो भूमिका निभाई अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर ने। लेकिन सिर्फ जोश और जज्बे से तो जंग नहीं जीती जा सकती ना। दिल्ली पर क्रांतिकारियों का कब्जा बहुत लंबा नहीं टिक पाया। आखिर में मजबूर होकर हुमायूं के मकबरे में छुपे बहादुर शाह जफर को मेजर हडसन ने गिरफ्तार कर लिया। ये इस पूरे संग्राम का सबसे दुखद मोड़ था, और मुगल साम्राज्य के पतन का आखिरी पन्ना भी। कहा जाता है कि गिरफ्तारी के वक्त मेजर हडसन ने उन पर व्यंग कसा था, लेकिन जफर साहब ने एक शायर और एक सम्राट के तौर पर जो जवाब दिया, वो इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गया। उन्होंने कहा था, हिंदुओं में बू रहेगी जब तक ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी तेगे हिंदुस्तान की। ये महज एक शेर नहीं था, ये एक सीधी चेतावनी थी कि सैन्य हार के बावजूद प्रतिरोध की जो आग भड़क चुकी है, उसकी तपिश एक दिन तुम्हारे लंदन के सिंहासन तक जरूर पहुंचेगी। और इसी के साथ हम आते हैं अपने इस विश्लेषण के चौथे और अंतिम भाग पर, परिणाम और विरासत। 1857 के उस खूनी संघर्ष का अंत कैसे हुआ और इसने भविष्य के लिए क्या छोड़ा? विद्रोह को जैसे तैसे कुचलने के बाद अंग्रेजों के भी पसीने छूट गए थे। उन्हें समझ आ गया कि अब पुराने तरीके बिल्कुल नहीं चलेंगे। तुरंत पील कमीशन और रॉयल कमीशन बिठाए गए। सबसे बड़ा बदलाव ये हुआ कि 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी की पूरी तरह से छुट्टी कर दी गई और भारत का कंट्रोल सीधे ब्रिटेन की महारानी के हाथों में चला गया। और हाँ, भविष्य में ऐसी एकता दोबारा ना पनपे, इसके लिए सेना का पुनर्गठन उनकी उसी पुरानी और कुख्यात नीति पर किया गया, फूट डालो और राज करो। अब जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए, ये रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। करीब 18 महीने चले इस भयानक युद्ध में अनुमान है कि 8 लाख भारतीय नागरिकों और सैनिकों की जान गई। जी हां, 8 लाख। और इसके मुकाबले ब्रिटिश कैजुअल्टीज थी महज 6000। ये नंबर्स चीख चीख कर बताते हैं कि अंग्रेजों ने इस विद्रोह को कितनी क्रूरता से कुचला था और आम जनमानस ने इस आजादी के प्रयास के लिए कितनी भारी कीमत चुकाई थी। तो क्या ये क्रांति पूरी तरह फेल हो गई? अगर आप सिर्फ मिलिट्री के नजरिए से देखें तो हां, लेकिन वैचारिक रूप से बिल्कुल नहीं। वीर कुंवर सिंह, लक्ष्मीबाई और मंगल पांडे जैसे नायकों के खून ने लोगों के जहन में एक अमिट छाप छोड़ी। इसी क्रांति ने उस राष्ट्रवाद के ऐसे बीज बोए जो अंततः 1947 में हमारी आजादी की सबसे मजबूत नींव बने। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के खत्म होने पर एक बहुत ही अहम सवाल मैं आपके लिए छोड़कर जाना चाहता हूं। 1857 की ये यादें आज के दौर में जब हम अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने या प्रतिरोध की बात करते हैं तो उसे कैसे आकार देती हैं? कभी फुर्सत मिले तो इस पर जरूर विचार कीजिएगा। मैं आशा करता हूं कि 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पर हमारा ये विश्लेषण आपको पसंद आया होगा। इस ऐतिहासिक सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।